सुमित जी, क्या इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ता जा रहा है वो पूरे पश्चिमी एशिया को एक जंग की आग में झोंक सकता है? देखिए, ये जंग बढ़ चुकी है। आपका सवाल बड़ा वाजिब और बहुत ही बढ़िया है। आज अगर हम बात करें, आज तुर्किया और सीरिया जंग के कगार पे खड़े हैं। ये जो अभी अल दफूर एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग हुई थी, उसको लेके कुछ तथ्य सामने आए हैं। एक तो मैंने आपको बोला था, मोसाद के चीफ ने सीरिया फोन किया था, भाई जरा तुम ये तुर्किया से बचो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं जी, हमारा तो कुछ होना नहीं। तैयब अर्दोगन ने कहा मैं देख रहा हूं, मैं बहुत पास हूं। तुर्किया इस एयरपोर्ट पे एक रडार लगाना चाहता था, और तुर्किया के पास S-400 भी है। तो अब ये रडार नॉर्मल रडार था या S-400 बैटरीज थी, ये हमें भी नहीं पता। एक रडार लगाना चाहता था, और इसराइल को लगा कि तुर्किया अल्टीमेटली इस बेस को ऑक्यूपाई करेगा और मेरी सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अमेरिका को इसराइल ने बता दिया था। ये अब खुलासा हुआ, जो पहले खुलासा क्लियर नहीं था। अमेरिका को इसराइल ने बता दिया था, इसीलिए मैंने आपको कहा, पता नहीं इस चैनल पे किसी और चैनल पे, मैंने कहा बड़ी एक विचित्र घटना हुई। जब ये घटना होती है, एक अमेरिकन सीरिया में बैठा है, एक अमेरिकन सीरिया में बैठा और उनके मंत्री से किसी रिजॉर्ट के किनारे, अपने समुद्र के किनारे बैठ के चाय कॉफी पी रहा। मैंने कहा ये क्या चमत्कार है, जब ये हमला हुआ ये उसी दिन ही अमेरिकन सीरिया के बहुत बड़े एक मंत्री के साथ बैठ के चाय पी रहा है। तो अमेरिका ने अपना एक पट्टा वहां भेज दिया था, भैया देखो मामला हाथ से ना निकले। और जो तैयब अर्दोगन है, उसको बोला था आप इंटरवीन नहीं करोगे। तो ये भी खबर पता लगी कि तैयब अर्दोगन को भी पता था लगभग लगभग हमला हो रहा है। वो ये लॉजिक बताता है कि जो जहाज 1 घंटे तक सीरिया पे सर्कल कर रहा था, क्यों कर रहा था, इसराइल के 2 जहाज, वो आपको ये बता रहे हैं तुर्की हमला करने नहीं आए, हम आपके सीरिया पे अटैक करने आए हैं। ठीक है जी। उसके अलावा एक और चीज है कि जो अब ये रस्साकशी बढ़ रही है सीरिया और तुर्किया के बीच, तो इसराइल कट्स का स्टेटमेंट देखो तो वो कह रहे डोंट ट्रस्ट, मतलब डोंट टेस्ट इसराइल, आप हमें टेस्ट ना करें। पर उनके अगर मैं विदेश मंत्री का स्टेटमेंट देखूं, वो कह रहे हैं भाई इसराइल आपके साथ लड़ाई नहीं चाहता, हम चाहते डिप्लोमेटिकली चीजों को सेटल करें। बट जो अर्दोगन कह रहा हम सुन रहे हैं, प्रेफरेंस हमारी डिप्लोमेसी, अगर नहीं होता फिर मिलिट्री का विकल्प तो खुला ही है। तो अब अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है, अभी ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश करेगी इसराइल वर्सेस तुर्किया जंग शुरू ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि तुर्किया आपका ये नेटो का मेंबर है। जी। बट अमेरिका ने एक और चाल भी, देखिए अमेरिका बड़ा बदमाश मुल्क है, एक और चाल भी करी है। ये जो आपने देखा होगा कि जो अ, अल कबीर प्रोजेक्ट था, जिसके रेसिड्यू आपके सीरिया में पड़ा था, जो आपके 5,200 किलोग्राम यूरेनियम सीरिया में पड़ा था, अब इस अटैक के बाद सीरिया ने मना कर दिया देने को। धीरे धीरे अमेरिका और इसराइल ने लोगों को ये कहना शुरू कर दिया, देखो भैया बम बना रहे, बम बना रहे, देखो भाई बम बना रहे, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे, खमैनी की तरह, सद्दाम हुसैन की तरह बम बना रहे। तो धीरे धीरे अमेरिका दोनों तरफ से खेलता है। या तो भाई तुम मेरी बात मानो तो कोई दिक्कत नहीं, तुमने ये मटेरियल देने से मना कर दिया, मैं तुम पे आरोप लगा रहा हूं तुम बम बना रहे हो। अगर कल को सीरिया बम बना रहा और तुर्किया उसकी मदद करा, तो जहां तक मेरे को पता है नेटो का चार्टर 5 नहीं लगेगा। नेटो का चार्टर 5 तब लगता है आप पे कोई इसने हमला कर दिया, मगर आप दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हो, आप न्यूक्लियर बम बना रहे हो, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हो, उसके लिए आप पे कोई हमला करता है, तब उसमें प्रावधान है लोग आपकी मदद करें या ना करें। तो अमेरिका दोनों तरफ से खेल रहा है, एक यहां से भी करा यहां से भी करा। बट तैयब अर्दोगन की समस्या ये है मोनिका जी, वो उम्र दराज खलीफा, उसके पास ज्यादा साल नहीं बचे। वैसे मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं अगले साल आज के दिन गद्दी पे नहीं होगा, बट वो पूरी कोशिश करेगा कुछ ना कुछ बवाल करने की। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल आया है कि भाई जो मैं शुरू से कह रहा था, इनका इनका ऑब्जेक्टिव है इसराइल का डिस्ट्रक्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल आया तुर्किया से, हम मक्का अलायंस के माध्यम से इसराइल को खत्म करना चाहते हैं, हम इसराइल का विनाश करना चाहते हैं, यानी कि इसराइल को घेर के मारना चाहते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस युद्ध का जो कैटलिस्ट है, जो इस युद्ध का सूत्रधार है, कैटलिस्ट जो है जिससे कारण रिएक्शन बढ़ती है, वो इसराइल है। ये युद्ध इसराइल के कारण हुआ, इसराइल के कहने पे हुआ है, जबकि ये सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है कि इन्हें अब तक एक यकीन नहीं हो रहा था। अमेरिका में बैठे थे मरे हुए प्रेसिडेंट, जो क्लिंटन से लेके सब, अच्छा ओबामा की तो बात ही ना करें, उसका नाम ही है बरकत हुसैन ओसामा, वो तो कुछ करना ही नहीं था। उसने तो ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने के लिए पैसे भी दिए, मटेरियल भी दिया। बाकी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते थे ईरान कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन, करते कुछ नहीं थे। अब अचानक एक प्रेसिडेंट ऐसा आ गया जो कूद गया ईरान में, और ट्रंप को ये तो क्रेडिट देना पड़ेगा, कूद गया ईरान पे। ट्रंप ईरान में कूदा है। अब देखिए उसका रिपरकशन क्या हो रहा है। ईरान का सबसे बड़ा तेल का कस्टमर कौन था? चाइना। चाइना तेल ही नहीं खरीद रहा, चाइना अपने स्टॉक स्ट्रेटेजिक रिजर्व खाली कर रहा। 2 महीने 3 महीने बाद चाइना को तेल खरीदना पड़ेगा, ईरान से तो नहीं मिलता, कहां से खरीदेगा? अमेरिका से। जब ईरान से तेल खरीदता था, किसमें खरीदता था? युआन में।
अब डॉलर देके तेल खरीदना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अभी इस युद्ध की अगर किसी के दिल पे छुरियां चल रही, वो चीनियों पे चल रही है, क्योंकि चाइना जानता है कि अगर ईरान से मेरा तेल पानी गया, मुझे अमेरिका से डॉलर लेके तेल खरीदना पड़ेगा। यानी कि मेरी अर्थव्यवस्था चलना निर्भर हो गई अमेरिकन एनर्जी पे, वो भी डॉलर देके। अभी चाइना की इकोनॉमी बहुत डाउन है, डॉलर आ नहीं रहे हैं चाइना में बहुत ज्यादा, और अब मैं डॉलर देने शुरू कर दूंगा। तो मेरे लिए तो दो तरफी तलवार है ना। और जो मैंने अरेंजमेंट कर रखा था तेल लेके अपनी व्यवस्थाएं चलाने का, वो हो गया। यहाँ ईरान के पास पैसा खत्म हो रहा है, धीरे धीरे देखिए आप, हिजबुल्ला, हमास वमास सब शांत हो गए। अब आपको मैंने बोला था, हमास ने और हिजबुल्ला ने इनको कहा भाई जंग रोक दो। अब बोलोगे उसका क्या कनेक्शन है? देखिए, जब सदाम हुसैन गिरा, सदाम हुसैन को जब गिराया गया, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह सदाम हुसैन को गिराया, ईरान के आईआरजीसी ने समझा यार अगर हम सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि स्टार स्ट्रक्चर। स्टार होता है एक हब और स्पॉक, जैसे साइकिल का व्हील होता है, जी। एक हब में स्पॉक जुड़ते हैं। अगर वो बीच का हब टूट गया, पूरा माल खत्म। इन्होंने एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर बनाया। आपको याद होगा जब जंग शुरू हुआ, इन्होंने 32 या 31 हिस्सों में आईआरजीसी को बांट लिया, वो ऑलरेडी बने थे। अब हर हिस्से के पास अपना इंटेलिजेंस है, अपना हेडक्वार्टर है, अपना असला बारूद, अपनी इंटेलिजेंस, सब कुछ है। वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। हर हिस्सा अपनी तरफ की जंग लड़ता है। यानी कि 32 आईआरजीसी हो गए, आईआरजीसी 1 से आईआरजीसी 32 तक 32 आईआरजीसी हो गए, आईआरजीसी 25, आईआरजीसी 27, आईआरजीसी 30, ये सब अलग अलग यूनिट है, अपनी अपनी जंग लड़ रहे हैं। इनको एक चीज बताई गई थी जब ये बना था, इनको पता था नो कम्युनिकेशन मतलब लड़ाई जारी रखो। जब तक तुम्हें रुकने को ना कहे, तुम अपने हिस्से की लड़ाई जारी रखो। यानी कि अगर खमीनी गिर गया, 50 जनरल गिर गया, आपने सेंट्रलाइज कमांड निकाल दिया, तब भी ये जंग जारी रहेगी। इसीलिए ईरान की समस्या, इसमें आपको हमेशा क्यों कहता है ईरान से इस बार कर ही नहीं पाएगा। ईरान की समस्या ये नहीं है कि जंग को कैसे जारी रखे, ईरान की समस्या जंग को रोके कैसे। क्योंकि जो सिस्टम बनाया है वो रुकने के लिए बना ही नहीं, एक बार शुरू हो गया शुरू हो गया। इसीलिए ईरान जंग नहीं रोक पाएगा। ईरान जंग नहीं रोक पाएगा तो जंग दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होगी, इसमें और खिलाड़ी जुड़ते जाएंगे, क्योंकि वहां से खिलाड़ी जुड़ेंगे, यहां से खिलाड़ी जुड़ेंगे, फिर कुछ लोग तैयब अर्दोगन जैसी अवसर ढूंढेंगे इसमें, हमें इस जंग से क्या मिलेगा, हाउ कैन वी बेनिफिट। वो इस अवसर को लेके अपना एजेंडा चलाएंगे। देखिए, जब अराजकता होती है, जब विनाश होता है, हर कोई अपनी रोटियां सेकता है। जी। कहते हैं ना, पड़ोसी के घर में आग लगती तो लोग अपनी रोटियां सेकते, ये वही वाली बात। बहती गंगा में हाथ धोना, ये वही वाली बात। हर कोई अपना एजेंडा चलाएगा भी, और ईरान जंग नहीं रोक पाएगा। मैं कमांडर हूं, मेरे पास ताकत है, मेरे पास पैसा, मैं इंटेलिजेंस में बादशाह हूं। आपको लगता मैं अभी मानूंगा एक आदमी की चलती अगर खमेनी जिंदा होते? खमेनी जिंदा है नहीं, मुश्तबा कागजों में जिंदा है। तो ये जंग रुकवाने की समस्या किसी की नहीं है। अब हमास और हिजबुल्लाह क्यों कह रहा है जंग रोको? हमास और हिजबुल्लाह इसलिए कह रहा है यार तुम अड़ोस पड़ोसियों को तुमने इतनी ऐसी तैसी कर रखी है, अभी हमें कुत्ते बिल्ली की तरह मार रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि कह रहे यार वो तुम्हारा ईरान तो रोज मिसाइलें चलाता है, रेड चलाता, तो तुम भैया अपने पड़ोसियों पर तो मिसाइलें मत चलाओ, हमें सपोर्ट कहां से मिलेगा? बिल्कुल। तुम्हारी हालत के चक्कर में हम मर रहे हैं। पर उनकी समस्या स्ट्रक्चर ऐसा, वो जंग रोक ही नहीं सकता। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो। ईरान जंग नहीं रोक पाएगा, कोई ऐसा कमांडर नहीं है जो ये जंग रोक पाए, क्योंकि अब हर चीज डिसेंट्रलाइज हो गई है। वो कमांडर अपना मालिक है, वो अपना सूबेदार किलेदार बन गया है, वो किसी की नहीं सुनेगा। जी।